क्या वाकई में 21 राज्यों में लगभग अब बीजेपी पहुंच गई है? क्या अपोजिशन खत्म हो गया है क्या? जबकि बंगाल इलेक्शन में हर तरह से, चाहे महिलाओं का मुद्दा रहा हो, एप्स्टीन का मुद्दा रहा हो, मोदी जी के ऊपर जितने भी नाम लग सकते थे वो लगाते हुए भी बीजेपी बहुत स्मूथ तरीके से अपने सिस्टम से, अपना जो सिस्टम बना रखा है उन्होंने, उससे इलेक्शन को निकाल के ले गई। देश में जो हाल में देखने को मिल रहा है, रीजनल पार्टीज ऑलमोस्ट अब धीरे धीरे हाशिए पर चलती चली जा रही हैं। समाजवादी पार्टी हो, राष्ट्रीय जनता पार्टी हो, तृणमूल कांग्रेस हो, इनका रेजो देत्र कहते हैं ना, रीजन होने का औचित्य क्या है? अब वंचित समाज पे छाती ठोक के प्रधानमंत्री कहने लगे कि मैं वंचित समाज का प्रधानमंत्री हूं, यानी आपका प्रतिनिधित्व प्रधानमंत्री तक पहुंच चुका है, फिर राष्ट्रपति तक पहुंच चुका है, फिर इतने चीफ मिनिस्टर जो हैं, जो ओबीसी हैं, आदिवासी समाज से हैं, दलित समाज से हैं, तो वंचित वर्ग को सर्वाधिक प्रतिनिधित्व देने का दावा किसने किया? भारतीय जनता पार्टी ने। कांग्रेस दिखने में तो एक बड़ी इमारत दिख रही थी वेयर हाउस की तरह, लेकिन अंदर गोदाम धीरे धीरे खाली होता जा रहा था कि दक्षिण कभी उत्तर को देखता ही नहीं है। उसका राजनीतिक बिल्कुल अलग है, उत्तर की राजनीति बिल्कुल अलग है। मतलब कभी किसी को कल्पना न रही होगी कि लेफ्ट को भाजपा हराएगी। त्रिपुरा में तो सर विश्व में पहली बार वामपंथी और दक्षिणपंथी डेमोक्रेटिकली एक दूसरे के सामने थे। मतलब किसी डेमोक्रेटिक मीन्स में त्रिपुरा का सिग्निफिकेंस था कि वर्ल्ड में आज तक नहीं हुआ था कि राइट विंग और लेफ्ट विंग डेमोक्रेटिक मीन्स से कॉम्पीट किए और बीजेपी ने हराया सीपीएम को 28 साल के बाद माणिक सरकार, और उस सरकार या उस चीफ मिनिस्टर को हराया जिसका अपना कीर्तिमान है। तो कभी थॉरो जेंटलमैन अभी भी। हाँ, मैं तो खैर कई साल तक लेफ्ट पार्टी कवर किया। वास्तव में मैंने दो संस्थानों को देखा कि उनकी कार्य पद्धतियाँ बहुत एक है, संघ और कम्युनिस्ट। बिल्कुल गलत नहीं है। एक है सर दोनों। समाज के हर पहलू को कैप्चर करना चाहते हैं, दोनों का सोच देखिए। मैं बोला ना, मैं दोनों को कवर किया तो मैं देखा कि इन दोनों में आप बेसिक तौर पे, वैचारिक तौर पे भले आप कहें, लेकिन कार्य पद्धतियाँ दोनों की बिल्कुल एक जैसी। नहीं होता। हाँ, मैं ऐसे समय करूंगा, यही तो सबसे अच्छी चीज है। नहीं स्टॉप से क्लिप लेके डाल दिए कि अंकित जी के शो में संघ और वामपंथ का तुलना किया जा रहा है। नहीं देखिएगा, दोनों सर समाज के हर आयाम को कैप्चर करते हैं, बिल्कुल छोड़ ही नहीं सकते हैं। पता लग जाए कि ये आयाम खाली है, एक प्रकोष्ठ बन जाता है। नहीं, आयाम खाली है नहीं, आयाम तैयार भी कर सकते हैं। वो हमें ना एक जो बहुत अच्छी बात आज अभी आती, जब सबसे पहले बोले ना, कैमरा पर्सन ने आपसे कहा थोड़ा राइट हो जाइए, और आपने कहा सब कुछ तो राइट ही हो गया है। इसी से ही शुरू करना है आज का सेशन हमें तो ये बताइए कि क्या वाकई में 21 राज्यों में लगभग अब बीजेपी पहुंच गई है? क्या अपोजिशन खत्म हो गया है क्या? लेफ्ट नहीं रहा? इलेक्टोरली तो खत्म हो गया, मुद्दों के आधार पे बचा हुआ है। समाज में फॉल्ट लाइन है तो बट मतलब एक होता है एब्सोल्यूट डिक्लाइन, वो नहीं है, क्योंकि वो एक संभावना बनी। इंदिरा गांधी जब आई 71 में तो लगा कि पूरा अपोजिशन खत्म है, बड़े बड़े मतलब इंटरेस्टिंगली अगर देखा जाए ना, तो इंडिया इतना विविध है कि कभी भी रिवाइवल हो सकता है। नहीं, लेकिन इस रिवाइवल को ना अगर अपन इस तरह से देखें, बट इलेक्टोरली काफी वो है। देखो, शुरुआत में एक फेज था जो पूरी तरह कांग्रेस, फिर बीच का दौर आया जब गठबंधन के बाद अब दौर आ रहा है पूरी तरह बीजेपी। तो क्या ये भारत की स्ट्रेटेजिकल शिफ्ट है क्या? नहीं, इसको गोविंदाचार्य जी एक बार 2 साल पहले हमसे बताएं कि आप इंडिया को समझना चाहते हैं तो वो पास्ट में जाके बोले 25 साल का कालखंड है वर्चस्व का। कि गांधी जी 1920-21 में आए और क्विट इंडिया मूवमेंट के बाद गांधी जी का प्रभाव लगभग 25 साल का। उसके बाद बीच में कुछ ट्रांजिशन 5-10 साल आता है। फिर 52 से नेहरू आए और 77 तक वो एक डिस्कोर्स खींच खाच के रहा। उसके बाद फिर एक ट्रांजिशन फेज आया, 89 में कोलिशन गवर्नमेंट का दौर आया और 25 साल 2014 तक वो रहा। अब बीजेपी का है। अब ये एक वो है कि उसके पीछे कारण मुझे लगता है कि वो एक जनरेशनल चेंज होती है 20 साल में। तो वो पॉलिटिकल लैंडस्केप, उनकी आकांक्षाएं, उनकी चिंताएं, उनकी भाषा, जुड़ाव सब बदलता है। तो 14 के बाद से एक वर्चस्व ही चल रहा है समाज में कि बीजेपी कब तक चलता हुआ लग रहा है आपको? एक जनरेशन है, अभी तो लग रहा है, अभी तो जो स्थिति है मुझे लग रहा है कि अगला एक इलेक्शन साइकिल तक तो है।
इस पे सर मतलब आपका ओपिनियन, क्योंकि आप इतने लंबे समय से फील्ड को कवर कर रहे हैं, क्या ये मोदी इफेक्ट से ऊपर निकल चुका है? मतलब एक्चुअली ऐसा हुआ था कि लगातार 2 चुनावों को तो कहा गया कि मोदी जी का प्रभाव, मोदी जी का प्रभाव। विपक्ष ने थर्ड बार जब लोकसभा में आए तो इस बार मोदी जी की इमेज को खूब डेंट पहुंचाने का प्रयास किया गया हर तरह से। मोदी जी का चेहरा जितना ज़्यादा आप शेड कर पाएंगे, उनको लग रहा था कि इससे शायद बीजेपी को हराया जा सके। लेकिन इस बार जबकि बंगाल इलेक्शन में हर तरह से, चाहे महिलाओं का मुद्दा रहा हो, एप्स्टीन का मुद्दा रहा हो, मोदी जी के ऊपर जितने भी नाम लग सकते थे वो लगाते हुए भी बीजेपी बहुत स्मूथ तरीके से अपने सिस्टम से, अपना जो सिस्टम बना रखा है उन्होंने, उससे इलेक्शन को निकाल के ले गई। चुनाव का जो काम था, प्रबंधन था, तो इससे क्या आप ये निकाल पाते हैं कि बीजेपी अब चेहरे से आगे की राजनीति में निकल चुकी है, इंस्टीट्यूशन बन चुकी है? मैं सज्जन जी की बात को आगे बढ़ाऊं तो हर 15 साल में वर्चस्व को चुनौती मिलती है। ओके। ये आज़ादी के बाद से आप उठा के देखिए। यदि हम क्षेत्रीय दलों की बात करें तो 60 के दशक में आए, 47 में हमारा देश स्वतंत्र हुआ, और पहला क्षेत्रीय दल यदि हमारे तो डीएमके है, और पहला क्षेत्रीय दल डीएमके ही है जो देश में पहला क्षेत्रीय दल की सरकार तमिलनाडु में बनाया 67 में। तो 60 से 70 का जो दशक था वो कांग्रेस के वर्चस्व को चुनौती वाला रहा। अच्छा। तो हर 15 साल में आप देखेंगे, जो सज्जन जी बोले बिल्कुल सही है, वो जाते जाते खींच जाता है। अच्छा, ट्रांजिशन फेज है ये, अर्थशास्त्र की भाषा में। तो 15 साल में जो आप 20 साल की बात कर रहे हैं, 15 साल में जो वर्चस्व को चुनौती खड़ी होती है, तो 20वें साल में वो चुनौती बहुत बड़ी हो जाती है वर्चस्व को तोड़ने के लिए। अच्छा, इसमें मैं एक ऐसे इनपुट के लिए क्वेश्चन डाल रहा हूँ, गुजरात में ऐसा होता हो क्यों नहीं दिखता? क्योंकि वर्चस्व अगर क्षेत्रीय स्तर पर भी होगा तो चुनौती तो हर जगह पाएगा। आज आप डीएमके को देखें तो टीवीके का वर्चस्व को चुनौती माना जाए। वर्चस्व को चुनौती 2 तरह से होती है, एक राजनीतिक पार्टी को, एक व्यक्ति को। गुजरात में लगातार व्यक्ति बदला जा रहा है, पूरी सरकार बदल दी जाती है, तो पार्टी को लेकर चुनौती इसलिए नहीं आ पा रही क्योंकि विपक्ष वहाँ पे 0 हो चुका है। जो भी विपक्ष में बड़ा नेता होता है वो भारतीय जनता पार्टी में चला जाता है, या ले लिया जाता है या तोड़ दिया जाता है, जिस तरह की भाषा आप सोचें। तो जो भी वहाँ पे विपक्ष का एक ऐसा व्यक्ति होता है जो चुनौती बन सकता है, वो या तो भारतीय जनता पार्टी में चला जाता है, ले लिया जाता है। तो विपक्ष के पास कोई चेहरा तैयार नहीं हो पाता। अभी तक गुजरात में एक तरफ से आप देखिए कि वो पटेल को देख लें, एक बड़ी चुनौती बन के खड़े हुए हार्दिक पटेल, आज कहाँ है वो? उनको विधायक बनाया गया, अब विधायक बना के एक कमरे में कैद कर दिया गया। अल्पेश ठाकुर मतलब तमाम सीनियर लीडर ले लीजिए वहाँ के कांग्रेस के, वो कहाँ है आज? भारतीय जनता पार्टी में। आप हमें एक नाम बता दीजिए गुजरात में कांग्रेस के अंदर या आम आदमी पार्टी के अंदर कि वो भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनौती है। नहीं, उसमें एक और 2017 सही में चुनौती का समय था, जब लगा कि शायद और लगभग, लेकिन उसमें आप ये भी देखें कि 2-3 जगह है जहाँ पे लंबी, एक तो वेस्ट बंगाल में देख लें 34 साल सीपीएम रही, 28 साल लगातार त्रिपुरा में रही, 92 से लेके 2018 तक, 90 से सॉरी। तो उस तरीके से अगर आप देखिए कि त्रिपुरा में और पश्चिम बंगाल में तो ये तंत्र हुआ कि वो चाइना की तरह वन पार्टी स्टेट बना, पार्टी सोसाइटी नहीं, कि अपोजिशन को वो उठने ही नहीं देंगे। वो जो तृणमूल ने भी सीपीएम के साथ वो मॉडल किया। बीजेपी में सर ने जो कहा बिल्कुल सही बात है। हम लोग जब 2022 में गए 17 के बाद, तो कई लोगों ने बोला कि किसको वोट देंगे, तो बोला बीजेपी को देंगे। हम बोले क्यों? नहीं, बोले कि कोई अच्छा कर रही है उससे मतलब नहीं है, बोलेगा कि सरकार उसी का बनेगा। कांग्रेस को भी वोट देंगे तो वो जीतने के बाद बीजेपी में ही जाएगा, तो हम फिर अपना वोट इनडायरेक्ट क्यों दें, हम डायरेक्ट दे देते। तो एक डिफिटिस्ट प्रैग्मेटिज्म है ना। तो गुजरात में विरोध कहाँ होता है? गुजरात में बीजेपी का विरोध सामाजिक विरोध है। वहाँ पे देखिए लैंड एक्विजिशन के खिलाफ लगातार मूवमेंट चलता है। गुजरात की सिविल सोसाइटी, ट्राइबल पूरा जो भील पट्टी है, जो राजस्थान से लेके मध्य प्रदेश से लेके महाराष्ट्र तक का, वो पूरा कांग्रेस के साथ था। और इस बार वो इन मास सारे ट्राइबल एक्टिविस्ट आम आदमी पार्टी के साथ गए। 13% वोट आम आदमी पार्टी ने काटा, और कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के कारण बीजेपी भील पट्टी में स्वीप कर गई, माधव सिंह सोलंकी का रिकॉर्ड तोड़ दी। वो ऐसा नहीं कि खुश होकर वोट मिला था। तो वहां पे ये भी होता है कि जब
आपकी प्रमुख विपक्षी पार्टी मैनेजमेंट पॉलिटिक्स में आ जाए, जो अहमद पटेल कर रहे थे, कि गुजरात उन्होंने छोड़ दिया, बाकी तो वैसे में लोगों के पास विकल्प नहीं होता। जब कोई प्रदेश या कोई तीसरा विकल्प नहीं हो, तो आप देखेंगे कि जहां भी प्रमुख पार्लियामेंट्री अपोजिशन का डिक्लाइन होता है, वहां पे चुनौती प्रोटेस्ट पॉलिटिक्स में आती है। और आप बीजेपी का जब से मोदी आए हैं तो दो धारा देखेंगे, एक बीजेपी की इलेक्टोरल हेजेमनी और कांग्रेस और अपोजिशन का पार्लियामेंट्री डिक्लाइन, कुछ एक अपवाद छोड़। बट बीजेपी की इलेक्टोरल हेजेमनी के साथ प्रोटेस्ट पॉलिटिक्स भी उसी तरीके से बढ़ रहा है। अब 14 से अगर 26 तक का या 25 तक का आप अगर मैप करें, दो लीनियर ग्राफ खींचे, तो आप प्रोटेस्ट पॉलिटिक्स की जो सिविल सोसाइटी लेड है उसकी पूरी की पूरी आप देखिए, आप देखेंगे कि उसमें गजब का इजाफा हुआ है। लेकिन उसको चेहरा कौन देता है? चेहरा देती है रीजनल पार्टी। जब भी प्रोटेस्ट किसी लोकल लेवल पर निकल कर आता है, देश में जो हाल में देखने को मिल रहा है, रीजनल पार्टीज ऑलमोस्ट अब धीरे धीरे हाशिए पर चलती चली जा रही हैं। और कहा जाता है कि रीजनल पार्टी 2 चुनाव लड़ सकती है बढ़िया अपोजिशन बनकर के, तीसरे चुनाव तक पहुंचते पहुंचते सिस्टम मिल जाता है। बिल्कुल, मतलब अगर इस बार समाजवादी पार्टी अच्छा मतलब नहीं परफॉर्म कर पाई, तो अगली बार वो स्वतः ही हाशिए पर चली जाएगी। इस तरह की कैलकुलेशन उत्तर प्रदेश को लेकर के भी है। बिल्कुल। तो सवाल यही है कि उत्तर भारत में अगर कोई मेजर इस समय रीजनल पार्टी आपको दिख रही है, नॉर्थ इंडिया में, क्योंकि अभी बीजेपी जिन क्षेत्रों में है वो मुख्यतः उत्तर भारत में है, और उसमें अगर रीजनल पार्टी कहीं दिख रही है तो उसका नाम उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश में होने वाला है साल 2027 में चुनाव। तो 2027 का चुनाव कई तरह के सवाल लेकर आ रहा है कि क्या रीजनल पार्टियों का अस्तित्व बचेगा, नंबर 1। क्या योगी मॉडल जो है, जो इस समय चल रहा है कि एक नाम बहुत बड़ा बनता चला जा रहा है, सेंट्रल पॉलिटिक्स जो कभी स्टेट से इतने बड़े चेहरे पसंद नहीं करती, इस तरह का एक नैरेटिव रहता है। हमारे राजस्थान के अंदर नए मुख्यमंत्री का देना हो, या फिर हाल ही के चुनाव में जितने भी मुख्यमंत्री हुए हों, उनको लेकर के एक सामान्य मत निकल कर आया कि बीजेपी केंद्र के अंदर कंपटीशन नहीं चाहती, स्टेट से निकल कर आ रहा हो। तो इस बार का जो उत्तर प्रदेश इलेक्शन है ना, वो कई सारे फैसले करेगा। तो उस विमर्श को अपन उस दिशा में अगर घुमाएं, इसमें एक पक्ष और भी सर भी बताएंगे कि देखिए, इसमें एक कारण रीजनल पार्टीज़ का भी है। आप देखिए, रीजनल पार्टीज़ का जो 60s-70s में राइज हुआ, उसका एक बहुत बड़ा कारण था कि कांग्रेस को एक स्टेटस कोइस्ट, एलीट ड्रिवन पार्टी माना गया। समाज का राजनीतिकरण हो रहा था, कमज़ोर वर्गों का, समुदायों का अपना एक प्रतिनिधित्व की मांग हो रही थी। वैसे भी उनको लगा कि कांग्रेस उनको जितना वाजिब हक है नहीं दे रही है, तो अपनी अपनी पार्टियां, जो रेनबो कोalition कांग्रेस का था, टूटता गया। लेकिन आज के दौर में अगर आप देखें, बीजेपी एक्सपेंड कर रही है, संगठन है, मोदी है, लेकिन उसके साथ एक विचारधारा भी है, कल्चरल क्लैरिटी भी है, इकोनॉमिक एजेंडा भी है कि वेलफेयर स्कीम और कॉर्पोरेट विजन को बैलेंस करेंगे। समाजवादी पार्टी हो, राष्ट्रीय जनता पार्टी हो, तृणमूल कांग्रेस हो, इनका रेजो देत्र कहते हैं ना, रीजन होने का औचित्य क्या है? आखिर ये क्या रिप्रेजेंट करते हैं उस क्षेत्र की मंशा? आखिर हाँ, अगर आप पूछें, आप देश के बारे में इनका विजन छोड़ दें, आप एक सवाल पोज करें, ममता बनर्जी का बंगाल का विजन क्या है? कैसे वो अलग है? अखिलेश का मैं रखता हूँ, मतलब हालांकि आई एम नॉट द स्पोक पर्सन ऑफ टीएमसी, बट जो वो प्रोजेक्ट करना चाह रही थी वो हमेशा से वो था कि जो कम्युनिस्ट पार्टीज नहीं कर पाई वो टीएमसी करेगी। मतलब उस व्यक्ति को पूंजीपतियों से बचाना जो कि किसी ना किसी प्रकार से बाजार का शिकार बन जाएगा। अगर कोई बहुत बड़ा धन्ना सेठ आ गया तो वो उनका हक खा जाएगा, टाटा आ जाएगा तो पूरा क्षेत्र खा जाएगा। यानी कि एक ऐसी विचारधारा जो किसी ना किसी तरीके से टीएमसी के अंदर साम्यवादी प्रकट थी, लेफ्टिस्ट प्रकार की थॉट थी। और उस लेफ्टिस्ट थॉट को ही उन्होंने लोगों को ये कह करके फील करा दिया था कि जेब में 10 रुपए हैं तो कोलकाता घूम के आ सकते हो, पेट भर के आ सकते हो। नहीं, वो तो वो कह रही थी, लेकिन हल्दिया पोर्ट से लेके तो अडानी को खुलेआम वहाँ पे एक रेड कारपेट मिल रहा था। मेरे कहने का मतलब है कि आप अखिलेश से पूछें, अखिलेश से आपका यूपी का क्या विजन है? बताता हूँ जो मुझे लगता है। तेजस्वी का बिहार का क्या विजन? मैं बताता हूँ। पिछले जब लोकसभा चुनाव हुए उस समय पर एक इंडिया ब्लॉक का नैरेटिव निकल कर आया था, और उस नैरेटिव में था 10% बनाम 90%, यानी कि 10% बनाम रेस्ट। और उस रेस्ट में समाजवादी पार्टी ने अपना एक अलायंस, जो पीडीए अलायंस उन्होंने डिक्लेयर किया, वो एक प्रकार का रिप्रेजेंटेशन था उन सब का जो 10% से अगेंस्ट हैं। तो उन्होंने कहा कि मैं इनके हक की बात करता हूँ, और वो तो खुलेआम कहते हैं। बात वो है ना कि अभी आप कर रहे हैं, लेकिन वो पीडीए में पी पंडित को रिप्रेजेंट करता है या पिछड़े को करता है, ये बड़ा कम्युनिकेशन
वो है मतलब वो तो खुलेआम बोलते हैं पिछड़े को करता है। नहीं मतलब, लेकिन साथ में आप परशुराम जयंती मना रहे हैं, आप महाराणा प्रताप जयंती मना रहे हैं। कहने का मतलब है कि नई पीढ़ी की जो आकांक्षा है, एस्पिरेशनल पॉलिटिक्स है, चाहे वो पिछड़ा हो, दलित हो, कुछ भी हो, आपका बीजेपी से एक डिस्टिंक्ट विजन क्या है, उस पर एक क्लैरिटी नहीं है। दूसरा, सिवाय इसके कि अखिलेश मुख्यमंत्री बने, इसके अलावे क्या ऐसा एक पुल फैक्टर है जो समाजवादी पार्टी या राष्ट्रीय जनता पार्टी या तृणमूल, मेरे कहने का मतलब कि एक तो बीजेपी की एग्रेसिव एक्सपेंशन है, बट साथ ही साथ आज आप जब उठे तो आप एक क्षत्रिय प्राइड, टीडीपी उठती है आंध्रा में, एनटी रामाराव आते हैं, तेलुगु प्राइड की बात लेके आते हैं कि एक ह्यूमिलिएशन हुआ है कांग्रेस के सीएम का, राजीव गांधी ने ऐसे कर दिया कि व्हाट इज दिस, चिन्ह उनका निकला हुआ था, एंड दैट बिकेम ई नायडू, वहाँ की पेपर ने उसको उठाया और उसको एक सुपरस्टार ने उठाया, तो वो आया, तेलुगु प्राइड आया। उसी तरीके से अलग अलग स्टेट की मांग को लेकर बाल ठाकरे जब उठा रहे हैं, कहते हैं कि वेयर इज माई मराठा मानुस, लुक द हाई पोस्ट, वो निकाल रहे हैं कि एक पिल्लई है, एक रेड्डी है, एक ये है, वेयर इज कौन गाँव कर मराठी टाइटल में, वो 2 साल तक केवल निकाल रहे हैं और नीचे लिखते थे कि रीड एंड रिमेन साइलेंट, और 2 सवाल कहते हैं गैदर, और सडनली 60s में शिवसेना का राइज होता है। तो रीजनल पार्टी का जो अराइवल है, उसके पीछे एक बिग रिलेटेडनेस है, सेंस ऑफ एंग्जाइटी है, सेंस ऑफ रिप्रेजेंटेशन है, एस्पिरेशन है। आज जो उनकी डायनेस्ट सेकेंड थर्ड जो जनरेशन है या सेकेंड जनरेशन है, उनसे पूछे कि आप क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, व्हाट इज द न्यू मैंडेट दैट यू आर ब्रिंगिंग ऑन द टेबल, सिवाय इसके कि आप बाल ठाकरे के बेटे हैं, आप मुलायम सिंह यादव के बेटे हैं, आप लालू प्रसाद यादव के बेटे हैं। तो एक रीजनल पार्टी की क्राइसिस की जो बात कर रहे हैं, एक तो एक्सटर्नल है दैट बीजेपी इज अ आई मीन जाइगेंटिक इलेक्शन विनिंग मशीन, राइट, और एक समाज का बायस भी हो चला है राइट विंग की तरफ, वो जो हम लोग कालखंड की बात करते हैं, बट एक इंटरनल भी है, उसको रेसिस्ट करने के लिए जो आपका पुश फैक्टर चाहिए था कि 2021 में ममता ने कम से कम कहा कि बहराइगतो वर्सेस बंगाल की अपनी बेटी, इस बार तो वो चला नहीं, बंगाल की जनता ने बोला कि वी डू नॉट बाय दिस लॉजिक। तो आपकी ये जो क्राइसिस है कि आप कुछ भी नया नहीं ला रहे हैं, आप उसी पुराने विमर्श में अटके हुए हैं। समाजवाद, अब कितना समाजवादी है समाजवादी पार्टी? ठीक है, पॉइंट मतलब टेकन। अब मुझे सर आपसे मतलब ये इस बात पर जानना होगा कि दक्षिण भारत फिर अपनी अलग पहचान, जिस तरह की बातें सज्जन जी ने उठाई वो बहुत मतलब लॉजिकल है कि जिस तरह से रीजनल पार्टीज का उदय होता था, इस तरह के रीजनल पार्टीज के पास एस्पिरेशन या फिर कोई ऐसा पॉइंट नहीं बचा जिसको ये कह सके कि ये हम अलग हैं और हम इसके लिए संघर्ष कर रहे हैं। कहीं ना कहीं वो अपनी उस छवि को खोते चले जा रहे हैं। रीजनल पार्टीज को एक क्राइसिस है। दक्षिण भारत में आज भी रीजनल पार्टीज अपना प्रभुत्व बनाए हुए हैं, चाहे आप टीवी के कोई देखें, निकल कर वो रीजनल ही आई है, जबकि सेंट्रल पार्टीज ने खूब प्रयास अपने लेवल पर किए। इसे आप कैसे देखते हैं? देखिए, पहले तो हमें ये समझना चाहिए कि जब रीजनल पार्टी का उदय हुआ तो वो 2 में से एक विचारधारा के समर्थक थे, या तो कम्युनिज्म या सोशलिज्म। उनकी अपनी कोई वैचारिक धरातल नहीं थी। फिर अपनी पार्टी को बढ़ाने के लिए, मजबूत करने के लिए उन्होंने 2 सूत्रों पे काम किया, एक सामाजिक न्याय, एक वंचित समाज। ये दोनों लोक लुभावन मुद्दे थे, तो इन दोनों को लेकर वो आगे बढ़े। तो एक जो बड़ा समूह था जो खुद को भी उपेक्षित महसूस करता था, जब कांग्रेस को चुनौती देना है तो आपको जमीन पे मजबूत होना होगा। तो रीजनल पार्टियों ने इन 2 मुद्दों को लेकर जमीन पे अपनी मजबूती तैयार की। वहाँ पे वैचारिकता साइड में आ गई। यदि कभी वैचारिकता का विषय आता तो या तो वो कम्युनिस्ट विचार के तहत सामने खड़े हो जाते या तो फिर सोशलिस्ट विचार के तहत सामने खड़े हो जाते। लेकिन इन दोनों के साथ भी उन्होंने सामाजिक न्याय और वंचित, इन दोनों को नहीं छोड़ा। दोनों विचारधाराओं के अलग अलग पृष्ठभूमि के क्षेत्रीय दल होने के बाद भी ये दोनों लोक लुभावन मुद्दे सबके साथ आप पाएंगे, जितनी क्षेत्रीय पार्टियां। बीच में ऐड कर सकूं, ये तो सभी पार्टियां करती हैं ना सर। आजकल तो हर पार्टी के अंदर वंचित, शोषित, पिछड़ा, ये सब शब्द हैं। मैं अंकित भाई उसी पे आ रहा हूं। तो ये जवाब हो गया ना कि हाशिए पे क्यों है। तो मैं उसी पे आ रहा हूँ। हर किसी का जब कैचमेंट एरिया दक्षिण में, लेकिन अभी भी नहीं, मैं आप जो अभी बोल रहे हैं मैं उसी पे आ रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी जब 2014 में आई तो उन्होंने सामाजिक न्याय और वंचित समाज की परिभाषा ही पलट दिया, जिससे क्षेत्रीय दल कमजोर हो गए। सामाजिक न्याय में उन्होंने फ्रीबीज ले आए वो, और वंचित समाज पे छाती ठोक के प्रधानमंत्री कहने लगे कि मैं वंचित समाज का प्रधानमंत्री हूँ, यानी आपका प्रतिनिधित्व प्रधानमंत्री तक पहुँच चुका है।
फिर राष्ट्रपति तक पहुंच चुका है। फिर इतने चीफ मिनिस्टर जो हैं, जो ओबीसी हैं, आदिवासी समाज से हैं, दलित समाज से हैं। तो वंचित वर्ग को सर्वाधिक प्रतिनिधित्व देने का दावा किसने किया? भारतीय जनता पार्टी ने। तो उसमें क्षेत्रीय दल माइनस होने लगे। यानी आपका जो कोर एजेंडा है, उस कोर एजेंडे को यदि किसी ने कुंद किया तो भारतीय जनता पार्टी ने किया। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को ये लगा कि एक बड़ा समूह जो व्याकुलता के साथ इन क्षेत्रीय दलों की तरफ देख रहा है, उस व्याकुल समाज को हम अपने साथ जोड़ लें। और उन्होंने वही दोनों एजेंडे, जिस एजेंडे के तहत क्षेत्रीय दल अभी तक शासन करते आए, और वही दोनों एजेंडों को इन्होंने कुंद कर दिया। यानी इनके राजनीतिक धार को खत्म कर दिया। तो क्षेत्रीय दलों का जो वर्चस्व है वो कमजोर होने लगा और भारतीय जनता पार्टी का वर्चस्व बढ़ने लगा। क्योंकि जो उम्मीद वहाँ का जनमानस यानी सामाजिक न्याय की अपेक्षा रखने वाला और वंचित समाज क्षेत्रीय दलों से रख रहा था, कांग्रेस ने नहीं किया। सज्जन जी ने कहा कि भाई वो एलडी वर्ग है, तो क्षेत्रीय दलों से जो उम्मीद उनको थी वो उम्मीद जाग गई भारतीय जनता पार्टी के साथ कि नहीं, प्रतिनिधित्व तो ये देंगे और हमें हमारा जो सामाजिक न्याय परिभाषा जो है वो हमें इनसे मिलेगा। और सामाजिक न्याय में सबसे बड़ा जो खेल था वो था फ्री वेज का, कि आपका हक है, हम 5 किलो अनाज दे रहे हैं, हम 1200 रुपये लाडली बहन योजना में दे रहे हैं, उसमें हमने कैटेगरी बना दिया, पूरा वर्गीकरण कर दिया कि इस समाज को नहीं मिलेगा, इसे नहीं मिलेगा, इसे नहीं मिलेगा, इसे मिलेगा। फिर हमने राष्ट्रपति बनाया, फिर मुख्यमंत्री हमने बनाए, फिर उसके बाद प्रधानमंत्री जी की तरफ से सरेआम पार्लियामेंट के अंदर बोला गया कि हमारी कैबिनेट में इस समाज का प्रतिनिधित्व इतना है। ये भी एक मैसेज था। तो आप देखिए, जब ये प्रतिनिधित्व की बात की जाती है और प्रतिनिधित्व जब दिखता है तो समाज आपके पीछे खड़ा होता है। तब उनको लगता है कि नहीं, क्षेत्रीय दलों का नहीं, हमें भारतीय जनता पार्टी ने कुछ दिया है, इसलिए हमारी उम्मीदें इसके साथ होनी चाहिए। ठीक बात है। अब आप दक्षिण में जाएं। दक्षिण में दरअसल है क्या कि यहाँ जो ध्रुवीकरण हुआ क्षेत्रीय दलों का, तो क्षेत्रीय दल पहले वामपंथ को देखे तो वामपंथ ने एक नया ध्रुवीकरण खड़ा किया देश में। उस ध्रुवीकरण को क्षेत्रीय दलों ने जातिगत ध्रुवीकरण में बदल दिया। समय के साथ राजनीतिक या सियासी ध्रुवीकरण जातिगत ध्रुवीकरण में बदल गया। क्षेत्रीय दलों को लगा कि नहीं, हम सियासी ध्रुवीकरण में बहुत दिन तक नहीं टिक सकते, इसलिए हमको जातिगत ध्रुवीकरण में जाना पड़ेगा। और जातिगत ध्रुवीकरण में उन्होंने देखा कि जो हमारा नेतृत्व है उसने गिनती किया कि हमारी जाति के कितने वोट हैं, तो देखा कि हमारी जाति के इतने % वोट है। उनको फिर ये लगा कि इस हमारी जाति के साथ कौन एसोसिएट हो सकता है। ठीक बात। तो उन्होंने उसको एसोसिएट किया। तो वो एसोसिएशन के साथ वो सत्ता पे आ गए। सत्ता पे आने के बाद उनको लगा कि नहीं, इस एसोसिएशन पे हमको थोड़ा सा और जोड़ना चाहिए। तो वो सोचे कि एक बेल्ट और लिया जाए। तो वो बेल्ट आने के साथ उनका थोड़ा सा और राजनीतिक मजबूती मिली। लेकिन वो जहां से ले रहे थे वो थी कांग्रेस, यानी पूरा का पूरा वेयर हाउस था कांग्रेस का। क्षेत्रीय दल वहां से लेके आ रहे थे और अपना कुनबा बना रहे थे, अपना घर चला रहे थे। और कांग्रेस दिखने में तो एक बड़ी इमारत दिख रही थी वेयर हाउस की तरह, लेकिन अंदर गोदाम धीरे धीरे खाली होता जा रहा था और अंत में गोदाम खाली हो गया। इसलिए आज कांग्रेस न क्षेत्रीय दलों से लड़ने की स्थिति में है और राष्ट्रीय दल से लड़ने की स्थिति में तो नहीं है। अब दक्षिण की जो आप बात करते हो, एक लाइन में बोल दूं, दक्षिण में शुरू से ही सारा सियासी ध्रुवीकरण जो है जाति आधारित था। ठीक बात। उन्होंने जाति आधारित पॉलिटिक्स को नहीं छोड़ा। तो इसलिए वहां पे जाति आधारित है वो पीढ़ियों से एक के बाद एक चला आ रहा है, तो वहां आज भी है। तो इसलिए कोई भी दल वहां पे चुनौती नहीं दे पा रहा दक्षिण की पार्टियों को। जी, पॉइंट इसलिए ऐड कर रहा हूं क्योंकि सुनने वाले श्रोताओं को एक और पॉइंट निकल कर आएगा और वो ये होगा कि दक्षिण के अंदर जब राजनीतिक वहीं के क्षेत्रीय दल किसी एक जाति का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, तो ये तो बहुत बार प्रयोग देखा गया है ना सर। जिस जगह ये लोग जाते हैं, बंगाल में जाके मछली खाने लगते हैं ताकि ये लगने लगे कि देखो हम मछली को प्रमोट करते हैं, हम शाक्त सनातन वाले हैं। तो ऐसे में जब ऐसा होता है ना, कहीं एक ही सीट पर 2 राजपूत अगर भिड़ रहे हैं, 2 जाट भिड़ रहे हैं, 2 यादव भिड़ रहे हैं, तो एक कांग्रेसी है, एक भाजपा ही है, एक रीजनल पार्टी का, तो ये तो कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है। इसको तो ये भी क्रैक कर सकते हैं कि भाई चलो तुम्हारे क्षेत्र में इस जाति का प्रतिनिधित्व देकर के सरकार बनाएंगे। मैं थोड़ा सा श्रोताओं के लिहाज से इसको समझना चाहता हूँ। आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन ये तब होता है जब थोड़ा वहाँ के मतदाता को अपने क्षेत्रीय दल के प्रति आशंका या विश्वास की अंकुरित हुआ हो। अभी तक अंकुरित नहीं हुआ है। आज हारने के बाद भी डीएमके मजबूती के साथ वहाँ पे खड़ी है।
टीडीपी जाती है पीछे, फिर सत्ता में आ गई। क्या इसके पीछे एक और फॉर्डर देता हूं मैं, क्या इसके पीछे उत्तर बनाम दक्षिण का फैक्टर नहीं है क्या? मतलब जो जाति से ज्यादा प्रमुख है कि राष्ट्रीय पार्टी अगर बीजेपी है तो ये उत्तर भारत के कारण बनकर आई है, हिंदी बेल्ट के कारण बन के आई है, इस कारण से दक्षिण में उसकी एक्सेसिबिलिटी नहीं है। इस पर आपका रिमार्क? मुझे ये कहने में थोड़ा सा संकोच लग रहा, पर मुझे लगता कहना पड़ेगा कि दक्षिण कभी उत्तर को देखता ही नहीं है। उसका राजनीतिक बिल्कुल अलग है, उत्तर की राजनीति बिल्कुल अलग है। वो जिस दिन उत्तर को देख लेगा उस दिन दक्षिण की पॉलिटिक्स तो बिल्कुल बराबर हो जाएगी, रेगिस्तान जैसे हो जाएगी। बस एक तेलंगाना थोड़ा अलग है, तेलंगाना को ट्रांजिट फेज। नहीं तो तेलंगाना इसलिए अलग हम नहीं कहेंगे, पर अभी फिलहाल के लिए क्योंकि वहाँ पे आपके बीआरएस की स्थितियां बहुत ज़्यादा खराब हो गई थी, इसलिए कांग्रेस को वहाँ पोरस मिल गया। और पोरस मिलने का कारण ये था कि जो मुस्लिम वर्ग उनके साथ जुड़ा हुआ था, कहीं ना कहीं उसके मन में संदेह आया, कांग्रेस के साथ चला गया और कांग्रेस सत्ता में आ गई। लेकिन ये नहीं कहना चाहिए कि तेलंगाना में क्षेत्रीय दलों का वर्चस्व समाप्त हो चुका है, नहीं। आज भी साउथ में दोनों राष्ट्रीय पार्टियों के लिए बहुत बड़ी चुनौती है, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो चाहे कांग्रेस हो। क्षेत्रीय दल आज भी उनके लिए चुनौती बन के खड़े। और वर्चस्व की लड़ाई जो हम कह रहे थे कि आज़ादी के बाद से शुरू हुई है, उस वर्चस्व की लड़ाई को आज भी पूरी मजबूती के साथ लोगों के बीच में बना के रखे हुए कि क्षेत्रीय दल आपके लिए हानिकारक हैं और रीजनल दल आपके लिए लाभकारी हैं, क्योंकि हम आपके लिए हैं, हम आपके छोटे छोटे मुद्दों को उठाते हैं। ये छोटे मुद्दों को नहीं उठाते, ये कहीं अमेरिका की बात करेंगे, कहीं रसिया की बात करेंगे, लेकिन नहीं, हम आपके गांव खेड़े की बात करते हैं। ये क्षेत्रीय दलों की मजबूती का कारण है साउथ में। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि साउथ कभी भी उत्तर की पॉलिटिक्स को देख के नहीं चलता। देखिए, आपने जब बात को शुरू किया था ना, तब वो बहुत अच्छा पॉइंट था, सामाजिक न्याय की बात थी उसके अंदर, कि ये सामाजिक न्याय है। जातियों को जिस तरह से पेरियार ने आंदोलन चलाया, तो वो सामाजिक न्याय को आधार बनाकर, समानता को बनाकर कि मैं इसके लिए अपना आंदोलन चला रहा हूँ। और दक्षिण की जितनी भी पार्टियां हैं 60 के दशक के बाद, 70 के दशक के बाद की, उनकी आइडियोलॉजी में पेरियार दिखाई पड़ते हैं। फिर आपने 2014 का जब उदाहरण लिया, तब कहा कि वही वाला पॉइंट बीजेपी ने रीजनल पार्टी से छीन लिया, तो रीजनल पार्टी अबंडेंसी हो गई कि तो हमारा पॉइंट चला गया। ये पॉइंट तो साहब दक्षिण पे भी अप्लाई होता है ना सज्जन जी? इस पर मतलब मैं थोड़ा सा वो चाहता हूँ, क्योंकि एक लाइन कहूँगा, हाँ, प्लीज, कि भारतीय जनता पार्टी ने जिस सामाजिक न्याय की परिभाषा को बदला, दक्षिण के रीजनल पार्टियों ने उसको फट से पकड़ लिया। आप कहना चाहते हैं जो ये कर रहे थे वो उधर कट से अप्लाई कर दिए? लेकिन सर वहां तो 70 से चला आ रहा है ना। नहीं, फ्री बीच की हम बात की है कि सामाजिक न्याय के नाम पे परिभाषित किया उन्होंने फ्री बीच को। तो आप दक्षिण के राज्यों में देखिए, फ्री बीच के काम को उन्होंने एक दिन लेट किए बगैर देना शुरू कर दिया। सर ऐसा तो झारखंड में भी दिया गया नहीं, है। लेकिन इसमें जो आप तमिलनाडु या बाकी पश्चिम बंगाल में भी दिया गया की है। बात कर रहे हैं, तो इसमें देखिए तमिलनाडु एक एक करके वो जी। तमिलनाडु में सबसे बड़ी बात क्या थी कि एंटी ब्राह्मण मूवमेंट ने सोसाइटी को क्या किया कि एक परमानेंट अदर दे दिया, जिसके खिलाफ आप इंटरनल फॉल्ट लाइन को ढक के मोबिलाइज कर सकते हैं। अब उस मोबिलाइजेशन के दो अन्नादुराई के बाद एक तो करुणानिधि थे और दूसरे आ गए आपको एमजी रामचंद्र। ये दोनों एक ही डिस्कोर्स के कंपीटिंग वोटरीज थे कि हाँ कि भाई द्रविडियन मूवमेंट का बड़ा द्योतक कौन है। तो एंटी इनकमेंसी में एक बार आप इनसे उबे तो दूसरे के पास जा रहे थे, बट फ्रेम नहीं बदल रहा। ठीक है, थॉट में पेरियार थे। अब इसको के अन्नामलाई के माध्यम से बीजेपी ने जब टारगेट करने की कोशिश की, तो वो केवल चुनावी द्वंद नहीं, के अन्नामलाई द्रविडियन मॉडल को भी टारगेट कर रहे थे कि ये एक हेटफुल मॉडल है, ये हिंदुइज्म को डिवाइड करती है। ये उन्होंने कहा नहीं, लेकिन इशारा था कि क्रिश्चियन मिशनरी लेड ये है कि एथिज्म के नाम पे आप हिंदू सनातन इसको टारगेट करें। और इस कारण से एआईएडीएम के बहुत कंफर्टेबल नहीं था कि अगर अन्नामलाई रहते हैं। लेकिन एक बात जानिए, बीजेपी 10% से ज्यादा जब पिछले लोकसभा चुनाव में वोट क्रॉस की, तो ये दिखा कि द्रविडियन जातियों में भी, खासकर युवाओं में, अन्नामलाई का इम्पैक्ट था। लेकिन चूंकि बीजेपी अकेले लड़ी और उनका संगठन कमजोर था और अभी भी हैंगओवर द्रविडियन पॉलिटिक्स का था। इस बार जो आया है, अब देखिए एमके स्टालिन से बड़ा द्रविडियन मॉडल का वो डिलिमिटेशन पे तमिलनाडु नहीं पूरे साउथ का चैंपियन था। वो पूरी की पूरी जो पेरियार और ये सारा का सारा अन्नादुराई का जो मॉडल था कि ये सनातन तमिल पहचान की वो एक बहुत बड़ी वो और उसमें सनातन पे अटैक करना भाई उधर आज भी उसने कहा है
कि आज भी कहा कि सनातन को वाइप आउट करना चाहिए असेंबली में, वो सब हुआ। एक भी ब्राह्मण को पहली बार हुआ कि ना तो AIADMK ने टिकट दिया और ना तो DMK ने टिकट दिया, टीवीके ने दिया है ना। दो को, और दोनों जीते। और उसकी बजाय जब टीवी के आता है तो हाँ, एक क्षत्रिय पार्टी जीत रही है, बट वो खुलेआम द्रविडियन नैरेटिव में नहीं अपील कर रहा था। उसने डिमोलिश भी नहीं किया, क्योंकि आपको नहीं करना चाहिए जो चला आ रहा है। अखंड भारत हमें पता है कि व्यवहारिक तौर पे असंभव चीज है, आप अफगानिस्तान से लेके साउथ ईस्ट एशिया को नहीं ले सकते हैं, लेकिन एक ऐसा मोरल आर्क है जिसको आप अटैक नहीं कर सकते हैं। ये उसी तरीके से द्रविडियन मॉडल अभी है, लेकिन विजय की विक्ट्री भी ये दिखाता है कि जो द्रविडियन हेजेमनी थी आइडियोलॉजी की, जो इम्पेनेट्रेबल थी, उसको टीवीके ने पेनिट्रेट किया है। तो आंशिक तौर पे आप देखेंगे कि वो रिसीड हो रहा है। दूसरी बात देखिए, हम ये भी कहेंगे कि टीवीके विजय की विक्ट्री में अन्नामलाई ने जो एक चर्न, एक क्रैक पैदा किया, उसको बीजेपी और पीयूष गोयल ने गठबंधन धर्म के कारण पीछे किया, तो वो जो एक नई युवा पीढ़ी उससे अलग होके आ रही थी, वो केवल बीजेपी नहीं, वो द्रविडियन पॉलिटिक्स से भी अलग, कि आप हर समय साउथ एंड नॉर्थ ऑफ इंडियाज का जो नैरेटिव लाते हैं, ये नैरेटिव तो कंस्ट्रक्टेड है। उसका कारण है कि एक तो भाषा का डर जो 60s में आता है, कलर्स का भी जो एंटी ब्राह्मण मूवमेंट से आता है, और उसके बाद रीजनल पार्टी का अपना कि आपके पास कुछ तो होना चाहिए जो आप अपने, जो हम कहते हैं नहीं, अपने होने के औचित्य को परमानेंटली जस्टिफाई कर सके। ये शेयर क्या आपकी सोसाइटी भी कर रही है? हाँ, अभी भी कर रही है, लेकिन अब कमी, ये टूटा नहीं है, लेकिन क्रैक्स दिखना शुरू हो चुका है। अगर ऐसा नहीं होता तो ये बताइए, केरला में बीजेपी नहीं जीतती है, लेकिन संघ, सर बताएंगे, देश में सबसे मजबूत, आज से नहीं 70s से वो केरला में है। अच्छा, सबसे ज्यादा शाखा, सबसे नियमित शाखा, लेकिन वहां का जो स्वयं सेवक है वो सुबह शाखा जाता है, वोट की बात आती है तो अपने हिसाब से CPM या कांग्रेस को दे देता है। तो वो एक अलग विषय है। तो बात आपकी सही है, लेकिन इसकी शुरुआत जिस क्षत्रिय पहचान, जिसमें कि आप एक, आपका काउंटर क्या है, वो एक समाज को किसको आप टारगेट कर रहे हैं, भौगोलिक दृष्टि से किसको टारगेट कर रहे हैं, वैचारिक दृष्टि से किसको आप टारगेट कर रहे हैं, उसका जेनेसिस पॉइंट कौन है, उसको अगर देखें तो वहां भी साउथ में भी रीजनल पार्टी बाकी पश्चिम, केंद्र, सेंट्रल, पूर्वी और उत्तर भारत की तरह बिल्कुल धराशायी नहीं हुई है, लेकिन वो भी अब इस प्रेशर को, तो सवाल है कि कब तक। नहीं, जैसे ना अभी आपने जब टीवीके का जिक्र किया तो मैं उसमें एक पॉइंट ऐड कर रहा हूँ। आपने कहा द्रविडियन चीज को छोड़ा भी नहीं, लेकिन उसको कंज्यूम कर गया। मैं इसको ऐसे समझता हूँ कि टीवीके ने ना अपने आप को इस तरह से प्रेजेंट किया कि देखो, मैं जो होलिस्टिक राजनीति है उसमें भी एंट्री मार रहा हूं, क्योंकि बीजेपी उसी को लेकर आती है। बिल्कुल। तो मुझे ऐसा लगता है कि टीवीके ने दोनों के अच्छे अच्छे पार्ट उठाए। मतलब वो डिप्लोमेटिक रहा, डिप्लोमेटिक, उसने किसी चीज पे ओवर एम्फेसाइज, उसने सीधा बोला कि मैं कुछ नया ला रहा हूं। अब वो नया कितना है, निरंतरता उसमें कितनी है, ये चीज हो सकता है कल के डेट में वो स्टालिन से भी बड़ा तमिल प्राइड को, जब एक नेता तो वो देखता है कि सेंटिमेंट क्या है, लेकिन द फैक्ट कि DMK और AIADMK जैसी एस्टेब्लिश्ड पार्टी वो धराशायी हुई, पीछे चली गई, और एक नई पार्टी जिसने कभी भी द्रविडियन मॉडल को अपना सेंट्रल प्लैंक नहीं बनाया, छोड़ा भी नहीं, लेकिन बनाया भी नहीं। मैं वही बोल रहा हूँ कि उसको तो सब्ज्यूम कर ही लिया और अपने आप को थोड़ा सॉफ्ट प्रेजेंट कर लिया। मतलब द्रविडियन पॉलिटिक्स प्लस की राजनीति। तो ये जो प्लस आ रहा है वो क्या है, और प्लस की जरूरत पड़ रही है। तो क्या इस प्लस ने बीजेपी के जितने भी एफर्ट्स थे उनको नुकसान पहुंचाया था? निश्चित तौर पे अन्नामलाई की सारी जो मेहनत थी उसको इन्होंने बुनाया है। जो हम कह रहे हैं ना, जेंजीफिकेशन, जेंजीकरण जो राजनीति का हो रहा है, जो इग्नाइट किया था उसको टीवीके बना के ले गया, उसको ले गया। और ऐसा हमेशा होता है। आप तेलंगाना में सर बताएंगे, अगर बंदी संजय रहते तो हो सकता है कि BRS के खिलाफ जो गुस्सा था उसका फायदा बीजेपी को मिलता है। 2 महीने पहले अब बंदी संजय को हटा रहे हैं और प्रधानमंत्री जाके कहते हैं कि BRS शामिल होना चाहता था, मैंने मना कर दिया। तो वो जो एंगर था कि अच्छा तो आप लोग अंदर से मिले हुए हैं और एक चेहरा, तो वो कांग्रेस, वही हाल होता उड़ीसा में अगर सुनील बंसल के कहने पे, धर्मेंद्र प्रधान के कहने पे, अमित शाह BJD से
अलायंस फाइनल कर चुके थे, 6 अप्रैल को घोषणा होने वाली थी, तो जो एंगर ओडिया समाज का जमीन पे बीजेडी के खिलाफ था कि एक तमिल आके मुख्यमंत्री बनेगा, सैबोटेज हो रहे हैं हमारे नवीन पटनायक, तो वो फायदा आप देखते अगर होता तो वो सीधा कांग्रेस को मिलता, लेकिन वहां पे नहीं हुआ। तो ये आपको ये भी मिलता है कि लोगों में स्टैब्लिश्ड डिस्कोर्स के अगेंस्ट में एक नाराजगी दिखती है, उससे विमुखता दिखता है, उसका लाभ किसको मिलेगा ठीक है, ये कहना मुश्किल होता है। ठीक है। तो रीजनल पार्टीज पे हमने काफ़ी लंबा चौड़ा डिस्कशन कर लिया। फिलहाल के लिए अपना प्यार यूं ही बनाए रखें, अपनी सलाह देते रहें और चैनल को सब्सक्राइब करें, साथियों से साझा करें। बहुत बहुत धन्यवाद।